सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण घटक अव्यय यानी कि अविकारी शब्द के भेद सीखने वाले हैं। अब तक के वीडियो में हमने देखा था विकारी शब्द किसे कहते हैं और उनके भेद यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम इस वीडियो में देखेंगे अविकारी शब्द किसे कहते हैं और उनके भेद। देखिए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी या अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, काल और कारक के प्रभाव से कोई अंतर नहीं आता। यानी कि अविकारी अव्यय वह शब्द है कि जिनमें कोई भी कारक, लिंग, वचन या काल का परिणाम नहीं होता। देखिए, ये वाक्य अभी ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़की फौरन खड़ी हो गई। देखिए, यहाँ पर लिंग परिवर्तन हुआ है, लड़का, लड़की, लेकिन फौरन यह शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। लड़का फौरन खड़ा हो गया, लड़के फौरन खड़े हो गए। यहाँ पर लड़का, लड़के यानी कि वचन परिवर्तन हुआ है, फिर भी फौरन इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। अगला वाक्य देखिए, लड़का फौरन खड़ा होता है, लड़का फौरन खड़ा हो गया और लड़का फौरन खड़ा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर 3 कालों का हमें भेद दिखाई देता है, एक वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। लेकिन फौरन इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। क्रिया में बदलाव आया है, लेकिन फौरन इस शब्द में कोई बदलाव नहीं आया है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अगला वाक्य देखिए, लड़के को फौरन खड़ा होने के लिए कहा गया, लड़के से फौरन खड़ा होने की उम्मीद की गई। अभी यहाँ पर कारक का इस्तेमाल किया गया है, को और से, यानी कि देखिए, फौरन शब्द के समान और भी अनेक शब्द ऐसे हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का असर नहीं पड़ता। वे प्रत्येक वाक्य में समान रहते हैं। ये अविकारी शब्द होते हैं, इन्हें अव्यय कहा जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अव्यय वो शब्द है जिनमें वचन, काल या कारक का कोई परिणाम नहीं होता। ऐसे शब्द बदलते नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो में कि अव्यय के यानी कि अविकारी शब्द के कौन कौन से भेद हैं और उनके उदाहरण। पहला देखते हैं, अविकारी शब्द के जो 4 भेद हैं वो है क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम एक एक अव्यय का विस्तृत रूप से उदाहरण और परिभाषा देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय परिभाषा, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखिए बच्चों, जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं, यानी कि आजकल, तो यहाँ पर आजकल यह क्या है? क्रिया की विशेषता है। मैंने धीरे धीरे से आंखें खोली, आंखें खोलना यह क्या है? क्रिया है। तो उसके बारे में विशेष जानकारी कौन से शब्द ने दी है? धीरे धीरे। तो उपयुक्त वाक्य में आजकल, धीरे धीरे यह शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अतः ये क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्रिया विशेषण की भी और 4 भेद हैं, वो कौन से है? देखिए, क्रिया विशेषण के अव्यय के भेद हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का पहला भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के काल का बोध हो, यानी कि कब हुई है वो क्रिया, जब इस काल का बोध हमें उस शब्द से होता है तो उसे क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि देखिए, अब, जब, कब, तब, पहले, पीछे, आज, कल, परसों, नित्य, कभी, तभी, तुरंत, सुबह, शाम, दोपहर, प्रतिदिन, रात भर, आजकल आदि। तो ये हमें क्या दर्शाते हैं? काल का बोध दर्शाते हैं, इसीलिए ये सारे क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कि उदाहरण देखिए, अब हमारे चलने का समय हो गया, कि अब यह हमें क्या दर्शाता है? काल दर्शाता है। तो यहाँ पर यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। अभी हम देखते हैं क्रिया विशेषण का दूसरा भेद। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के स्थान का बोध हो, यानी कि आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर, इधर, उधर, दाएं, बाएं,
निकट, पास, मध्य, आदि। तो यह इससे हमें क्या पता चलता है, क्रिया का स्थान पता चलता है। जैसे कि देखिए उमा यही रहती है, तो रहना यही, तो यह हमें क्रिया का स्थान दर्शाता है। मेरे इर्द गिर्द अनेक लोग खड़े थे, खड़ा रहना, इर्द गिर्द, यह हमें विशेषता बताता है, इसलिए यह क्या है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखते हैं क्रिया विशेषण का तीसरा भेद। तीसरा भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने के परिमाण का बोध हो, यानी कि जिन क्रिया विशेषणों से हमें क्रिया के होने का परिमाण, यानी कि कितना, इतना, उतना, जितना, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, केवल, अल्प, अत्यंत, जरा, कुछ, आदि, यह क्या है, परिमाण है, क्रिया के परिमाण का हमें बोध होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसका उदाहरण देखिए, जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे, उतनी, यह क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैंने देखा कुछ लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा प्रकार देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के होने की रीति का बोध हो, जैसे कि देखिए ऐसे, कैसे, जैसे, वैसे, जल्दी, धीरे, धीरे धीरे, सहसा, अचानक, एकाएक, शायद, चुपचाप, झटपट, चुपके चुपके, आदि, यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। उदाहरण के तौर पर देखिए, मानो जल्दी आओ, तो ये जल्दी यह क्या है, यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रमजानी चुपचाप खड़ी देख रही थी, तो चुपचाप यह क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। बच्चों, परीक्षा में अगर आपको क्रिया विशेषण के भेद पहचानो, इस तरह का अगर प्रश्न होगा, तो आपको यह भेद लिखना, अलग अलग भेद लिखना ज़रूरी है। लेकिन आपको अगर शब्द के भेद लिखिए, इस तरह का प्रश्न आ गया, तो जिस शब्द को अधोरेखांकित किया हो, उस शब्द का अगर आपने सिर्फ भेद लिखा या उसका उपप्रकार न लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन हमें विस्तृत रूप से व्याकरण की जानकारी होना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर सारे भेदों के उपप्रकार जो है, यहाँ पर मैंने विस्तृत रूप से उनका स्पष्टीकरण किया हुआ है। अब हम देखते हैं अव्यय का, यानी कि अविकारी शब्द का महत्वपूर्ण दूसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय एक वाक्य को दूसरे वाक्य से, एक शब्द समूह को दूसरे शब्द समूह से, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि देखिए बच्चों, कभी कभी दो वाक्य आ जाते हैं वाक्यों में, तो उन्हें जोड़ने का काम एक अव्यय करता है, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। कभी कभी दो शब्द समूह आते हैं, या कभी कभी एक शब्द दूसरे शब्द को जोड़ा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, तथापि, बल्कि, आदि, यह उदाहरण है। उदाहरण देखिए, मैं कल पाठशाला नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी, तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम किया है क्योंकि इस शब्द ने, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। अव्यय का तीसरा महत्वपूर्ण भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कि देखिए, जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से जोड़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उस शब्द को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि देखिए, के आगे, के पास, के अंदर, से बाहर, से पीछे, से पहले, के निकट, से दूर, के पास, के अंदर, के सामने, भर, आदि। उदाहरण के तौर पर देखिए, पाठशाला के सामने मंदिर है, तो यहाँ पर पाठशाला ये संज्ञा है, तो मंदिर इस संज्ञा के साथ हमें यह संबंध दिखाता है। देखिए, मैं अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा पहुँचा, तो के साथ यह संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के दूसरे शब्द को जोड़ने का काम करता है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय है। अब हम देखते हैं अव्यय का चौथा और आखिरी प्रकार है विस्मयादि बोधक अव्यय। जिन अव्यय का संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, बल्कि जो अव्यय केवल वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक, तिरस्कार, घृणा आदि भाव सूचित करते हैं,
उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में से हमें वक्ता के आनंद, हर्ष, भय, शोक या तिरस्कार या घृणा का भाव सूचित होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। वाक्य देखिए, ओह कितना बड़ा सांप है। तो ओह इस शब्द से हमें आश्चर्य का भाव दिखाई देता है, इसलिए यह विस्मयादिबोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य देखिए, अरे मेरी भी तो सुनो। तो इस तरह से अलग अलग भाव जिस शब्द से व्यक्त होते हैं उसे विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। बच्चों, अब तक के वीडियो में हमने पढ़ा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यह विकारी शब्द के भेद, और आज के वीडियो में हमने पढ़े हैं अविकारी शब्द के भेद, जैसे कि क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय। तो यहाँ पर मैंने आपको जो स्वाध्याय दिया है वो इन 8 प्रकारों पर आधारित दिया है। तो इसे ध्यान से पढ़िए और समझकर इनके जवाब ज़रूर लिखिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये हिंदी व्याकरण के वीडियो हिंदी व्याकरण को समझने में, सीखने में ज़रूर सहायक रहेंगे। और अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हिंदी व्याकरण के वीडियो ज़रूर देखिए। धन्यवाद।